अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि एक मुल्क जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज वही मुल्क मईशत में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है? कैसे 1971 में टूटने वाला यह हिस्सा आज दुनिया की तेजी से तरक्की करती मईशत बन गया? क्या वजह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश चली गई? और क्या वाकई आज भी पाकिस्तान के पास मौका है कि वो दोबारा आगे निकल सके? क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं या दिल में अब भी कोई रिश्ता बाकी है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ताकतवर वजीर आजम को अवाम के एहतजाज के सामने झुकना पड़ा? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बांग्लादेश का असल चेहरा, खूबसूरती भी, हकीकत भी और वो राज भी जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में जो हकीकत सामने आएगी वो आपके सोचने का अंदाज बदल देगी। और अगर आप ऐसी ही रियल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं, बल्कि तारीख, हकीकत और जज्बात का मिलाप है। चलें, निकलते हैं बांग्लादेश की सैर पर। दोस्तों, बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। ये वही सरजमीन है जो कभी मशरकी पाकिस्तान कहलाती थी। 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन था जब तारीख ने एक नया मोड़ लिया। एक ही मुल्क के दो हिस्से हमेशा के लिए अलग हो गए। ये सिर्फ सरहदों की तकसीम नहीं थी, ये दिलों की तकसीम थी। दोस्तों, बांग्लादेश की मौजूदा आबादी तकरीबन 17 करोड़ से ज़्यादा है, जो इसे दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल करती है। लेकिन हैरानकुन बात यह है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ये मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इसका रकबा बहुत कम है, लेकिन मेहनत बहुत बड़ी है। यही वजह है कि दुनिया बंगाली कौम को हार्ड वर्किंग नेशन कहती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको बंगाली लोग मेहनत करते हुए नजर आएंगे, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, जहां लाखों बंगाली काम कर रहे हैं और अपने मुल्क को अरबों रुपए भेज रहे हैं। दोस्तों, यही रेमिटेंस इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अब बात करते हैं एक और हैरानकुन हकीकत की। बांग्लादेश दुनिया के बड़े ममालिक की तरह साल में 3 बार चावल उगाता है और दुनिया के टॉप राइस एक्सपोर्टर्स में शामिल है। सोचें, एक छोटा सा मुल्क, इतनी बड़ी पैदावार, ये सिर्फ मेहनत से मुमकिन है। दोस्तों, ये वही मुल्क है जो 1971 के बाद तकरीबन तबाह हो चुका था। मईशत सिफर, करेंसी बेकीमत, लेकिन आज यही बांग्लादेश माशी ताकत बन चुका है। इसकी जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा हो चुकी है और फीकस आमदनी भी। एक वक्त ऐसा भी था जब गुर्बत और मजबूरी ने कई खानदानों को ऐसे फैसले करने पर मजबूर किया जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। कुछ इलाकों में औरतों और लड़कियों को झूठे वादों के साथ शहरों या दूसरे ममालिक ले जाया जाता था, जहां उन्हें नौकरी या बेहतर जिंदगी का ख्वाब दिखाया जाता। लेकिन हकीकत इस ख्वाब से बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। ये कोई मंडी नहीं थी, बल्कि एक अंधेरा निज़ाम था जहां इंसानों को धोखे से इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, अब चलते हैं बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका। ये शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा मसरूफ़ शहरों में से एक है। यहाँ ट्रैफिक, रश और ज़िंदगी की रफ्तार सब कुछ इंतहाई तेज़ है। यहाँ 4 लाख से ज़्यादा रिक्शे हैं, इसीलिए इसे रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस शहर का एक और चेहरा भी है। कुछ इलाके बहुत मॉडर्न हैं, जैसे गुलशन ढाका, जहां अमीर लोग रहते हैं, और कुछ इलाके जहां गुर्बत और मसाइल अब भी मौजूद हैं। ये कॉन्ट्रास्ट बांग्लादेश की असल कहानी है। दोस्तों, अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बांग्लादेश में हाल ही में एक बड़ा सियासी तूफान आया, जब शेख हसीना को तलबा के एहतजाज की वजह से इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। कुछ अरसा पहले तक शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे ताकतवर शख्सियत समझी जाती थीं। सालों तक इक़्तिदार, मजबूत कंट्रोल और मईशत की तरक्की। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। अगस्त 2024, सड़कें भर गईं, नारे गूंजने लगे और नौजवान जो कल तक खामोश थे, आज सबसे आगे खड़े थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, असल मसला एक कोटा सिस्टम था। 1971 की जंग के बाद एक कानून बनाया गया था, जिसके तहत सरकारी नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा
ان لوگوں کے بچوں کے لیے مخصوص تھا جو جنگ میں شامل تھے، لیکن وقت بدل چکا تھا۔ آج لاکھوں نوجوان ڈگریاں لے کر نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہی غصہ ایک دن پھٹ پڑا۔ طلبہ سڑکوں پر نکل آئے، ہمیں حق چاہیے، میرٹ چاہیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ احتجاج ایک تحریک بن گیا۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب طاقتور حکومت بھی کمزور پڑ گئی۔ آخرکار شیخ حسینہ کو ملک چھوڑنا پڑا اور عدالت نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ یہ تھا وہ موڑ جہاں ایک قوم نے ثابت کیا کہ اصل طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کبھی سکون ڈھونڈنا چاہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے ہے۔ پھر آتا ہے سندر بنس، دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگل۔ یہاں صرف درخت نہیں بلکہ ایک پوری دنیا آباد ہے۔ خاموش پانی، گہرے جنگل اور کہیں دور شاید ایک بنگال ٹائیگر۔ یہ جگہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک راز بھی رکھتی ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش میں دریا بہت زیادہ ہیں اور یہی دریا اس زمین کو زرخیز بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی مٹی سونے سے کم نہیں۔ اب ذرا سوچیں، ایک طرف معاشی ترقی، ٹیکسٹائل انڈسٹری، دنیا بھر میں نام، اور دوسری طرف ٹریفک، آبادی کا دباؤ اور سیاسی ہلچل۔ یہی ہے بنگلہ دیش، ایک مکمل حقیقت جس میں روشنی بھی ہے اور سائے بھی۔ دوستو، اب ایک آخری سوال، کیا پاکستان دوبارہ بنگلہ دیش سے آگے نکل سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سیکھیں محنت، پالیسیز اور کنسسٹنسی، کیونکہ بنگلہ دیش نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چھوٹا ملک ہونا کمزوری نہیں ہوتا، اصل طاقت قوم کی نیت اور محنت میں ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ تاریخ بدل سکتی ہے، قسمت بدل سکتی ہے، لیکن صرف ان لوگوں کی جو خود بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی حقیقت پر مبنی دل کو چھو لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی آپ کے سوچنے کا انداز بدل دے گی۔ اللہ حافظ۔